हेलो स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग आपके सिलेबस के हिसाब से इट मीन्स CITS के सिलेबस के हिसाब से यूनिट नंबर 10 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आज शुरू करेंगे। इस यूनिट को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, काफ़ी बड़ी और महत्वपूर्ण यूनिट है। तो आज इसका हम पार्ट 1 देखेंगे और इसमें जो आपके सिलेबस के हिसाब से लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन तीन चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लीडरशिप या नेतृत्व क्या होता है। लीडरशिप का अर्थ होता है अपने प्रभाव को दर्शाते हुए अपने संगठन, अपने संघ या अपनी टीम को एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। जहाँ पर भी ग्रुप या संगठन दक्षता की बात करेंगे, वहाँ पर एक प्रभावी नेतृत्व क्षमता हमेशा निकलकर सामने आती है। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए कि अपनी टीम को लक्ष्य तक पहुँचाना और उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है, वही नेतृत्व क्षमता कहलाती है। लीडरशिप की बात करें तो ये शब्द केवल पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि कन्फाइंड है कि जो लीडर होगा, जो माफ़ कीजिएगा, जो पॉलिटिक्स है उसमें ही ये शब्द लीडरशिप आता है। ए टीचर शुड बी ए लीडर ऑल्सो, ए इंस्ट्रक्टर शुड बी ए लीडर ऑल्सो, ए मैनेजर, ए डायरेक्टर शुड बी ए लीडर ऑल्सो, क्योंकि उसके अंडर जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनको उनके टारगेट तक पहुंचाना है, उनको उनके गोल तक जो डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, वहाँ तक पहुंचना है उन सभी को। तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका किसी ना किसी को निभानी पड़ेगी। तो इसलिए एक टीचर, एक अनुदेशक, एक के अंदर एक लीडर के भी गुण होना चाहिए। आगे बात करते हैं लीडर। नेता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों के व्यवहार को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करता है। लीडर लोगों के व्यवहार, लोगों के कार्यों, लोगों के एटीट्यूड को उत्तेजित कर सकता है या उसे प्रेरित भी कर सकता है। ठीक है, जो भी उनके लिए आवश्यक होगा वो उस हिसाब से काम करता है। मतलब एक सकारात्मक और एक नकारात्मक दोनों ही तरीके से वो लोगों को आगे ला सकता है। तो एक अच्छे लीडर जो होगा वो सकारात्मक तौर पर काम करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब भी लीडर या लीडरशिप टर्म्स की बात करी जाती है तो ये निकल कर बात सामने आती है कि जिन लोगों के पास अथॉरिटी होती है या जिन लोगों के पास पावर होती है, सामान्य तौर पर वही लीडर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अथॉरिटी लीडर बनने का कोई क्राइटेरिया नहीं होती है, ना ही ये लीडरशिप की कोई गारंटी है। उदाहरण के तौर पे बात करें, हमारे फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। मान लीजिए कोई अच्छी मुहिम है, उसके साथ लोगों को जोड़ते हैं, ऑटोमेटिक लोग जुड़ते जाते हैं अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो, और ऑटोमेटिकली वो लीडर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने गोल डिसाइड कर रखा है कि इसको हमें अचीव करना है। लोग साथ में जुड़ गए और साथ में अपने साथ साथ लोगों को भी वो गोल उन्होंने अचीव कराया, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो एक ऑटोमेटिकली एक लीडर के रूप में सामने आते हैं। और डीपली बात करें तो जैसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर हुए, ये शुरू में जैसे राजा थे, लेकिन एक बार इन्होंने राज पाट सब त्याग दिया, तो इनके पास कोई अथॉरिटी, कोई पावर नहीं था। बट फिर भी जिन रास्तों पर ये चले, जिन तरीक़ों पर वो चले, उन पर लोगों को भी वो चला सके। तो उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी थी, एक लीडर की क्वालिटी थी, इसलिए वो ऐसा कर पाए। तो एक नटशल में बात करें कि लीडर वह होगा जो तरीके जानता है और उन तरीक़ों पर वो चल सकता है, और दूसरों को भी उन तरीक़ों को बताकर उन्हें भी वो उन रास्तों पर चला सकता है जिससे उनके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो उन्हें कहा जाता है लीडर। तो आई होप ये लीडर और लीडरशिप का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं लीडरशिप ट्रेट्स, या हिंदी में बोले तो नेतृत्व क्षमता के गुण। और अगर हम बात करें कि स्किल ऑफ ए लीडर या लीडरशिप स्किल्स, तो ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। ये जो टर्म्स आएंगी वो क्वालिटी ऑफ ए लीडर भी कहलाएंगी। तो देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स हैं ये। सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन स्किल, मतलब संचार कौशल। ये सबसे महत्वपूर्ण स्किल है या सबसे महत्वपूर्ण गुण है एक लीडर का। उसका संचार बहुत ही
बहुत ही प्रभावी होना चाहिए, संचार कौशल बहुत ही प्रभावी होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि लोगों की समस्याएं क्या है, या अपने थॉट्स या अपने गोल्स या अपनी प्लानिंग लोगों के सामने, अपनी टीम के सामने नहीं रख पाएगा। स्पष्ट नहीं होगा तो सब कुछ बिखरा होगा। तो लोगों को बांधने के लिए, उन्हें एक सूत्र में जोड़ने के लिए प्रभावी संचार कौशल एक नेता के पास होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है जागरूकता या अवेयरनेस। ए लीडर शुड बी अवेयर, या अवेयरनेस बोलो तो एक लीडरशिप का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। क्यों? क्योंकि अगर वो जागरूक नहीं होगा, एक लीडर जागरूक नहीं होगा, उसको पता नहीं होगा कि भाई कौन सा विचार प्रभावी है, कौन सा विचार प्रभावी नहीं है, तो वो किस तरीके से काम कर पाएगा, किस तरीके से अपनी टीम को आगे बढ़ा पाएगा। इसीलिए लीडरशिप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है अवेयरनेस। आगे बात करते हैं तीसरे गुण की, जो है ईमानदारी। ईमानदारी होना ही चाहिए एक लीडर के अंदर। अगर वो खुद चीट करेगा, अगर वो खुद फ्रॉड करेगा अपने लोगों के साथ या जिस भी लक्ष्य को वो प्राप्त करना चाहता है उसके साथ, तो ऑटोमेटिकली पूरी टीम भी उस शक के घेरे में आ जाती है। उसके साथ भी लोग उसी तरीके से व्यवहार करते हैं कि सारे के सारे ही गलत हैं। तो एक लीडर को ईमानदार होना चाहिए। अगला पॉइंट होता है इंस्पायरिंग। जैसे पहले बात करी थी कि व्यवहार को प्रभावित करता है एक लीडर, कहीं ना कहीं व्यवहार को प्रभावित करेगा, तो उसका जो लोगों को व्यवहार करने का तरीका है वो प्रेरणादायी होना चाहिए, ना कि नकारात्मक होना चाहिए। तो अगर बात करें कि गुणों की, तो इंस्पायरिंग नेचर होना चाहिए, या इंस्पायरिंग नेचर एक लीडरशिप क्वालिटी है, एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट। एक लीडर को इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई उसको ये जो तर्क हो रहे हैं, वितर्क हो रहे हैं, जो समस्याएं हो रही हैं, उसको किस तरीके से सुलझाएं, उसको किस तरीके से प्रतिक्रिया करें, लोगों की क्या समस्याएं हैं, टीम की क्या समस्याएं हैं, और जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसके बीच में कई तरह की समस्याएं आएंगी, तो उनका बुद्धिमत्ता रूप से उन सभी का निवारण करना है। अदरवाइज़ पूरा सिस्टम ही क्रैश कर जाएगा, या सीधी सी बात है आपका जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति नहीं होगी। तो इंटेलिजेंसी एक इम्पॉर्टेंट लीडरशिप ट्रेट है। अगला होता है करेजियस। तो लीडरशिप के गुणों की बात करें तो एक करेजियस बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। साहसी होना, निडर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी फैसले आप ले रहे हैं उस पर अडिग रहना है। अच्छा बुरा आपको मालूम होना चाहिए, क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं। कई बार कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, तो उन सभी स्थितियों से निपटने के लिए तैयार होना ही एक साहसी व्यक्ति कर सकता है। तो एक साहसी जो होता है, जो साहस का गुण है, वो महत्वपूर्ण ट्रेट है लीडरशिप का। अगला है डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़। टाइम टू टाइम टीम के लिए, टीम मेंबर्स के लिए, गोल के लिए बहुत सारे डिसीजंस लेना पड़ते हैं, और क्विक डिसीजंस और करेक्ट डिसीजन लेना पड़ते हैं। तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप बहुत क्विकली, क्या इसके प्रोज और कॉन्स हो सकते हैं मेरे इस डिसीजन के, क्या उसके परिणाम दुष्परिणाम हो सकते हैं, उसको सोचते हुए सही निर्णय लेना एक गुण होता है अच्छी नेतृत्व क्षमता का। अगला है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ये होना ही चाहिए, एक लीडर के अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर वो रचनात्मक नहीं होगा, वो नवीनता नहीं लाएगा और उसी पुराने पैटर्न पर, पुरानी समस्याओं को पुराने तरीके से सॉल्व करते हुए चलेगा, तो लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी या देर से होगी, लोगों का मनोबल भी टूट सकता है। तो लीडर को क्रिएटिव होना चाहिए। डेडिकेटेड नेक्स्ट है। डेडिकेटेड ये समर्पित, अपने गोल्स के लिए, अपनी टीम के लिए उसे पूरी तरीके से समर्पित होना चाहिए। और आखिरी पॉइंट होता है इमोशनल। ही शुड बी इमोशनल। अपने गोल्स के लिए, जो आपके टारगेट्स हैं, जो उपलब्धियां आपने निर्धारित कर रखी हैं, उसके प्रति भावुक होना आवश्यक है। और आपकी जो टीम मेंबर्स हैं या आपका जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, उसके प्रति भी उसको इमोशनल या भावुक होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एक प्रभावी लीडर बन पाएगा। तो आई होप ये टर्म्स भी आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं टाइप ऑफ लीडरशिप क्या होती हैं। इसमें सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेरियन लीडरशिप। एक तंत्रीय या सत्तावादी नेतृत्व जिसे कहा जाता है।
इस प्रकार की नेतृत्व प्रणाली में जो नेता होते हैं वो स्वयं निर्णय लेते हैं और अपना निर्णय बता देते हैं। ये मानते हैं कि एक प्रत्यक्ष सुपरविज़न एक सफल वातावरण और अनुयायियों के लिए लाभदायक होता है। मुख्य तौर पर ये दक्षता पर फोकस करते हैं और इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वन वे होता है, ठीक है। और यदि बातचीत हो भी रही होगी तो उसमें ये हावी रहते हैं, मतलब इन्होंने जो निर्णय ले लिया है ठीक है सुन रहे हैं, बट जो निर्णय ले लिया है उसी पर अडिग रहेंगे, अपना निर्णय बता देंगे। तो इसे ही कहा जाता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। उदाहरण के तौर पे बात करें तो मान लीजिए एक पुलिस अधिकारी भीड़ भाड़ में कोई निर्देश दे रहा है, ऑटोक्रेटिक है, अपने सहभागियों को जो दे रहा है अधिकारी इंस्ट्रक्शन, वो ऑटोक्रेटिक होता है, ठीक है। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थी को कोई असाइनमेंट पूर्ण करने के लिए दिया, वो भी ऑटोक्रेटिक के अंदर आएगा। अगला है पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में भाई मिलजुल कर काम करने वाली जो पॉलिसी है वो आ गई कि भाई हम भी करेंगे, आप भी करोगे, आपके विचार हमारे विचार, सब चीज़ों की बात लेंगे, सब आपस में बैठेंगे तब निर्णय करेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंस वो अपने डिसीजन को लेंगे लेकिन आपकी बात सुनेंगे और अगर सही है तो उस पर सहभागी आपको बनाएंगे। तो ये होता है पार्टिसिपेटिव या सहभागी नेतृत्व। तीसरा होता है डेमोक्रेटिक, कुछ हद तक पार्टिसिपेटिव की तरह ही है, जिसे लोकतांत्रिक नेतृत्व भी कहा जाता है। इसमें जो नेता होता है वो समूह के सदस्यों के साथ निर्णय लेते हैं और निर्णय की क्षमताओं को भी वो साझा करते हैं कि भाई क्या सही हो सकता है, इसके परिणाम दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पर वो समूह के साथ चर्चा करते हैं ताकि समूह के सदस्यों के हितों को बढ़ावा मिले और सामाजिक समानता का विकास हो। अगर अभी तक जितने भी टाइप की लीडरशिप देखेंगे आप, प्रकार देखेंगे, उन सब में अगर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभावी डेमोक्रेटिक लीडरशिप ही होती है। इसके बाद अगला होता है पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप, मतलब पैतृक नेतृत्व। इसमें बात करें जाए तो कुछ नयापन नहीं होगा, जो पूर्व में मत चले आ रहे हैं, पूर्व में जो विचारधाराएं चली आ रही हैं उन्हीं के अनुसार नए निर्णय भी लिए जाएंगे। कुछ नयापन या कुछ नवीनता नहीं होगा, एक बार जो मान लिया गया सही है उसी पे चला जाएगा। तो इसे कहा जाता है पैतृक नेतृत्व। अगला है फ्री रियल लीडरशिप, या इसे कहा जाता है लाइसेज फायर लीडरशिप भी कहा जाता है, खुली छूट लीडरशिप। इस प्रकार की शैली में क्या होता है, निर्णय लेने की जितनी भी शक्ति या अधिकार होते हैं वो पूरी तरह से समूह के कार्यकर्ताओं के पास होते हैं। नेता प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहता है और वो तब तक ही प्रतिक्रिया देगा जब तक अनुयायी सीधे तरीके से अपना निर्णय नहीं बता देते। मतलब अगर उन्हें मदद की ज़रूरत है तो वो मदद कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो निर्णय होगा वो टीम मेंबर्स का ही होगा, वो जो ऑर्गेनाइजेशन से लोग जुड़े होते हैं उसका होता है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि लीडर ने बोल दिया और वो फाइनल हो गया। इसमें जो लोग बोलेंगे उसे लीडर फाइनल मान लेगा या उसे फाइनल कर देगा, क्योंकि वहाँ पर वो उस चीज़ के लिए ऑथराइज्ड है। तो जो कुछ भी है ये लोगों की सहमति से, माने लोगों की या निर्णय लेने की जो क्षमता है वो टीम मेंबर्स के ही पास होती है इसमें फ्री रियल लीडरशिप में। इसीलिए इसे खुली छूट नेतृत्व भी कहा जाता है, खुली छूट नेतृत्व, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक बात करें कि लीडरशिप से जस्ट अपोजिट फ्री रियल लीडरशिप होता है। तो ये कुछ टाइप्स थे लीडरशिप के। आई होप ये भी आपको समझ में आए होंगे और ये लीडरशिप का जो टॉपिक था वो यहीं तक था। आगे देखते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के पहले हमें जानना पड़ेगा कि स्ट्रेस होता क्या है। तो स्ट्रेस शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक खिंचाव को स्ट्रेस कहा जाता है या तनाव कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसी अवस्था जब किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकताएं उसके सामर्थ्य से अधिक बढ़ जाएं तो वो तनाव की अवस्था कहलाएगी। अतः तनाव उस अवस्था या स्थिति को कहा जाता है जब कोई व्यक्ति वातावरण के द्वारा की गई मांग से मुकाबला नहीं कर पाता या उस पर नियंत्रण नहीं रख पाता। तो इस स्थिति को कहा जाएगा स्ट्रेस, ठीक है। सीधी सी बात यह है, आप एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, कई तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी। एटमॉस्फेयर का मतलब ये नहीं कि वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर मतलब आपके आसपास के लोग, सिचुएशंस, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें।
वहाँ पर हो सकता है कई चीज़ें हैं, कई डिमांड्स हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, आप जब तक उससे मुकाबला कर पा रहे हैं, जब तक आपका इक्विलिब्रियम बना हुआ है, तब तक ठीक है। जिस दिन ये बिगड़ गया, तनाव की स्थिति आ गई। आगे देखते हैं स्ट्रेसर क्या होता है। तो एनी फोर्स दैट डिस्टर्ब्स द स्टेडली स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड थ्रोज हिम ऑफ हिज बैलेंस स्टेट इज कॉल्ड स्ट्रेसर। मतलब एक ऐसा बल होगा जो किसी भी इंडिविजुअल की स्टेडी स्टेट, मतलब वो एक नियत, एक फिक्स्ड स्टेट में है, एक इक्विलिब्रियम में है, वो संतुलित है। तो जो फोर्स, जो फैक्टर, जो ऑब्जेक्ट उस इक्विलिब्रियम को, उस बैलेंस को ख़त्म कर देता है या उस बैलेंस को प्रभावित करता है, वो कहलाता है स्ट्रेसर या तनाव उत्पन्न करने वाला। ठीक है, आगे देखते हैं स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस ये कैसे फैलता है या होता कैसे है, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है अलार्मिंग स्टेज। यहाँ पर क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसका जो कंफर्ट होता है या जो उसका इक्विलिब्रियम है, जैसे मैंने कहा कि वो एक संतुलित अवस्था में है, तो कोई घटना या ऑब्जेक्ट उसमें खलल डाल रही है। ठीक है, तो ये हुआ अलार्म। नंबर दूसरी स्टेट होती है, वो होता है या स्टेज होती है जो होती है रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। इसमें क्या होता है कि अभी वो बैलेंस स्टेज में है, भाई उसकी बॉडी है वो खुद भी कुछ हद तक कुछ चीज़ों को झेलने के लिए कैपेबल है। तो जब तक वो सह रहा है, जब तक उन ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्स्टिकल्स को या उन प्रॉब्लम्स को जो स्ट्रेसर हैं, जब तक उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, माने इस इक्विलिब्रियम स्टेट को बनाए हुए रखा है, वहाँ पर ये प्रतिरोध अवस्था कहला रही है। और तीसरी होती है एग्जॉशन। एग्जॉशन में क्या हो रहा है कि अब प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया, स्ट्रेसर इतना ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं कि अब वो रेजिस्टेंस स्टेज से बाहर निकल गया, तो वो एग्जॉशन स्टेज में आ गया और तनाव अपना काम करना शुरू कर दिया। तो अब बात करते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में होता क्या है। स्ट्रेस मैनेजमेंट होता क्या है, कैसे किया जाता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का सीधा सा अर्थ है कि भाई ये जो स्ट्रेसर हैं, ये स्ट्रेसर अपना काम कर रहे हैं, इनको दूर कैसे किया जाए, स्ट्रेस को दूर कैसे किया जाए, स्ट्रेस को कम कैसे किया जाए, यही सब कुछ आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर। तो इसमें सबसे पहली बात जो आएगी स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर, आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेसर है क्या, किस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है। आप प्रॉब्लम को जान पाएंगे तभी तो उसका हल कर पाएंगे। ठीक है, और जब भी आप देखेंगे कि आप किसी स्ट्रेस की स्टेज में आ रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, टेंशन आ रहा है, पसीना आ रहा है, तो उस स्टेज में सबसे पहले आप क्या करिए, अपनी बॉडी में O2 सप्लाई बढ़ाइए, बाहर थोड़ा घूम आए, खिड़की खोल लिए, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो चाय कॉफ़ी पी कर आइए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ खा कर आइए। तो ये होता है ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाना। तो पहला काम है ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाएं। दूसरा, इस चीज़ को मान के चलना पड़ेगा कि भाई हर चीज़, हर ऑब्जेक्ट, हर सिचुएशन को आप बैलेंस नहीं कर सकते। कुछ ऐसा है जो आपकी लिमिट के बाहर है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ऐसे फैक्टर्स पे आप चिंतन करें। और ऐसा अगर कुछ है जो आप नहीं संभाल सकते, तो आप उसे एक्सेप्ट करिए कि हाँ मैं इसे नहीं कर सकता हूँ और मेरा इस पर कोई बस नहीं है। ये गिव अप करने वाली स्टेज नहीं होती, ये समझना चाहिए कि आपकी क्षमताएं कितनी हैं और उस हिसाब से आप कार्य करें। तीसरा, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस, ये होती हैं जो आपकी माइंड और बॉडी को रिलैक्स करते हैं, इसकी भी मदद ली जा सकती है। हेल्दी फूड, अच्छा खाइए आप, वो आपको मदद करेगा स्ट्रेस को कम करने में। नींद जनरली क्या होता है, स्ट्रेस में नींद कम हो जाती है, तो अगर आप नींद पे कंट्रोल कर लेते हैं, नींद अपनी प्रॉपर लेते हैं, तो स्ट्रेस कम होता है। अगला पॉइंट है हॉबी। आपकी जो हॉबी या जो आपका शौक़ है वो बहुत मदद करता है आपको रिलैक्स करने में। हॉबी आपको क्या करेगी, रिलैक्स कर देती है और स्ट्रेस के लेवल को डाउन कर देगी। तो कुछ ऐसा काम करिए जो आपको अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनिए, गेम्स खेलिए, सिंगिंग करिए। जो आपको ऐसा काम जो आपको रिलैक्स करता है उस समय वो काम करना चाहिए। और एक कार्य और कर सकते हैं कि जो आपकी अप्रोच है उसको एग्रेसिव ना करें, हर चीज़ के प्रति उग्र रूप ना रखें, आप असर्टिव रखिए, यथार्थवादी रखिए, चिंतन करिए, हर चीज़ के प्रति उग्र ना रहिए। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर आती हैं और स्ट्रेस को कम करने में मदद करती हैं। तो ये सब कुछ था स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर। आगे देखेंगे टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का सीधा सीधा अर्थ है कि अपने समय को सही स्थान पर व्यय करना। ठीक है, मान लीजिए कि एक असाइनमेंट है, मान लीजिए एक असाइनमेंट है और इसको भाई 20 डेज़ में ख़त्म करना था।
तो ये सक्सेसफुल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके, वो सारे आप सक्सेसफुल सब कुछ पूरा कर रहे हैं। जो भी इसकी रिक्वायरमेंट थी इस प्रोजेक्ट को करने के लिए आप सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये 20 डे की जगह 29 डेज़ में होता है। तो क्या इसे आप सक्सेसफुल मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो यदि कोई कार्य समय पर होगा तभी उसका इम्पोर्टेंस रहेगा, समय से ज़्यादा हो गया तो उसका महत्व नहीं है। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि ये टाइम मैनेजमेंट होगा कैसे। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे सटीक चीज़ है, वो है प्लानिंग। एक प्रॉपर प्लानिंग होगी तो टाइम मैनेजमेंट सही हो जाएगा। प्लानिंग हर चीज़ की होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि आपको एक टास्क दिया गया है, अगर आप उसकी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपको एक प्रैक्टिकल दिया गया है जो कि 8 आवर्स में कंप्लीट होना है। बहुत सारी प्रोसेसेस हैं उसमें जो आपको परफॉर्म करनी है। आपको मान लीजिए एक प्लेट है, उसके ऊपर ड्रिलिंग भी करना है, उसके ऊपर मिलिंग प्रोसेस भी करना है, उसको लेथ पे भी परफॉर्म करना है। तो आपको इसकी प्लानिंग करना पड़ेगी प्रॉपर कि आपको किस टूल की रिक्वायरमेंट है, मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या है, मशीन रिक्वायरमेंट क्या है। इन चीज़ों की जानते हुए आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तभी आप ये काम कर पाएंगे। आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा कि मेरे को किस चीज़ के लिए कितना समय देना है, मेरे को किस काम को कितना समय देना है और किस पीरियोरिटी से देना है। मान लीजिए यहाँ पर अगर टॉलरेंस ज़्यादा दिया है तो आप उसको बहुत ज़्यादा फाइन ना करते हुए बाकी पैरामीटर्स को पूरा करेंगे, तो अल्टीमेटली आपका जो जॉब है वो 8 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो प्लानिंग शुड बी प्रॉपर, प्लानिंग एक इफ़ेक्टिव होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट सटीक होगा। ठीक है, समय का प्रबंधन सटीक होगा एक प्लानिंग से। उसमें आपको ध्यान रखना है कि किस काम को पीरियोरिटी पर रखना है और किसको लेस पीरियोरिटी पर रखना है। अब अगर आप एक सटीक टाइम मैनेजमेंट या सटीक प्रबंधन करते हैं तो फ़ायदे क्या होंगे। अगर ये काम 8 घंटे का 8 घंटे में हो गया तो सीधी सी बात है, आपकी इफ़िशेंसी बढ़ गई, आपका प्रोडक्शन बढ़ गया, आपका काम समय पर हो गया, तो भाई आपको क्या है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को भी वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो सेटिस्फाइड होते हैं, काम करने का लोगों में उत्साह बढ़ता है, वर्कमैनशिप स्पिरिट बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है। तो ये सब कुछ टाइम मैनेजमेंट के फ़ायदे हैं। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो आई होप ये टाइम मैनेजमेंट वाला टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा, और ये पूरा ही टॉपिक जो आज हम लोगों ने देखा वीडियो में, ये आपको समझ में आया होगा। काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान इसको बनाने की मैंने कोशिश भी करी है। तो इसको देखिए, और इसके अगले पार्ट में जो रिमेनिंग पोर्शन है इस यूनिट का, उसको हम कवर करेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।